काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है और दूसरा है संबंधित विद्वान के बारे में हमें बताना है। देखिए, निहारिका परिकल्पना, यह जो है यह सिद्धांत दिया गया था लॉप्लास के द्वारा, अर्थात 3 से मिला दीजिए। और वायव्य राशि परिकल्पना, ये जो है आपका कांट के द्वारा दिया गया था, तो 4 से मिला दीजिए। ग्रहणु परिकल्पना, ये चैम्बरलिन तथा मोल्टन के द्वारा 1 से मिला दीजिए। ज्वारीय परिकल्पना, ये जीन्स एवं जेफरीज के द्वारा, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन को देखना है। तो देखिए, पहला, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सही है। यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, यह भी सही है। सी, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, यह कथन भी सही है। डी, आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक था तथा तापमान एवं घनत्व जो है वो शून्य था, ये कथन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी रूप से संगठित थे, जिसका आयतन जो है अति निम्न था। यहाँ पे अत्यधिक लिखा है, तो अति निम्न एवं तापमान तथा घनत्व अनंत थे। यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन में कि आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था, जबकि आयतन अति निम्न था और आपका तापमान और घनत्व जो थे ये अनंत थे। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। भीतरी ग्रह जो है ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, भीतरी ग्रह में आते कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके अतिरिक्त जो अन्य ग्रह होते हैं वो वाह्य ग्रह कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? कौन सा प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी जो है ये प्रत्यक्ष साधन है, जबकि उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकत्व ये सब अप्रत्यक्ष साधन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? तो देखिए, इसमें धरातलीय विसंगति, मृदा द्रोण, सुनामी, ये सभी के सभी भूकंप के ही इफेक्ट हैं। इसके अतिरिक्त धरातलीय झुकाव हो गया, तटबंधों का टूटना, बांधों का टूटना, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सभी के सभी जो हैं ये भूकंप के ही इफेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? हमें असत्य कथन को ढूंढना है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, पहला, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई जो है वो कम है, यह कथन सही है। दूसरा, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है, यह भी कथन सही है। तो कोई भी कथन यहां पर असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, यहां से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, परंतु भूटान से नहीं। तो भूटान इसके बहाव क्षेत्र के तहत नहीं आता है। तो तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जांगमो नदी, इसी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। आइसोनेफ रेखा क्या है? तो देखिए, आइसोनेफ रेखा जो है आपका ये मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अतिरिक्त देखा जाए, बर्फ गिरने के जो पहला वाला है आपका, ये बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये जो है आपका आइसोनिफ कहलाती है। आइसोनिफ कहलाती है। जबकि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसे डेंटम रेखा कहते हैं। और किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनोमल कहते हैं। आइसोनोमल कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा या से कथन सत्य हैं। तो देखिए, पहला, अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, सही कथन है। दूसरा, अर्ध अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो अध्यक्षात्मक होता है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है तथा यह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता जैसा कि अमेरिका में है। और
जो अर्ध अध्यक्षात्मक होता है इसमें दोनों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान से होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। जबकि इसमें जो अर्ध अध्यक्षात्मक होता है, तो प्रधानमंत्री उसका मंत्री परिषद जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, जैसा कि भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां पर कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, अभिकथन है कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। सही बात है, कारण भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे आपका हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे अन्य कोर्ट आते हैं। तो यहां पर एकीकृत व्यवस्था है, अलग, मतलब भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। तो ये कथन जो है, कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? कौन सा उपाय है? तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित नहीं करना। दूसरा, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना। सी, न्यायालय की अवमानना दंड की व्यवस्था। ये सभी के सभी जो हैं उपाय वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए किए गए हैं। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है? इससे आशय कि देश के समस्त वयस्क नागरिकों को, जैसे भारत में वयस्कता क्या है, 18 वर्ष, तो देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त हो, भले ही एक ही मत अधिक प्राप्त हुआ हो। यह होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जैसा कि भारत में होता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? कौन सी कार्य करती है? उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी व स्वतंत्र होता है, जैसा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वहां पर उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है, जैसे कि आप अमेरिका में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो 2 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कौन सा सत्य है। पहला, इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। तो यह सही नहीं है। ठीक है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में मांग है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में मांग होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का वितरण विभिन्न व्यक्तियों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है। अधिकांश वितरण इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि उनकी क्रय क्षमता के अनुसार होती है और वे किन वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। इसमें अभिकथन है, स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई। सही कथन है। इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। यह भी कथन सही है, परंतु यह व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा या से कथन सत्य है। पहला है, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। सही बात है। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। दोनों कथन यहां पर पूरी तरीके से सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में यदि बात करें तो सरकार ने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। शॉर्ट में हम लोग एलपीजी नीति पॉलिसी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सांकेतिक सिक्का, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य क्या है? तो देखिए, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य जो है वो धात्विक मूल्य से अधिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक सिक्का कहते हैं। क्योंकि यदि धात्विक मूल्य अधिक हो जाएगा अंकित मूल्य से तो क्या होगा? लोग उसे स्टोर करने लगेंगे और उस धातु को गलाकर बेचने लगेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन से एक पारिस्थितिकी दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? कौन सी है? तो ये है आपकी बार है, ठीक है। जबकि जूल जो है वो कार्य या ऊर्जा की इकाई होती है। नॉट समुद्री में या समुद्र में गति मापने की इकाई होती है। ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पे 5 चीजें दी गई हैं, हमें बताना उपरोक्त में से कौन सा या से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना, ये सभी के सभी हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें देखिए, इसमें अभिकथन है कि चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। सही कथन नहीं है। कारण, चोल शासकों के इतिहासों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। यह कथन गलत है, ठीक है। पहला वाला सही है, परंतु कारण इसका सही नहीं है। देखिए कारण क्या है? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। राजराज और राजेंद्र प्रथम इस शासनकाल के 2 महान शासक होते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। चोल शासकों ने इन मंदिर की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन आरंभ किया, जिसमें उनकी जीतों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसलिए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों से की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी मिलती है, न कि वो प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया करते थे। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था? किसने कहा था? तो ये बगदाद निवासी अल मसूदी ने, तो बी ऑप्शन अल मसूदी ने कहा था, ने 915 से 16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी और उसने गुज्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर तथा राजा को बौरा कहा था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। यह कथन सही है क्योंकि वो विष्णु भक्त थे और आदि वराह जो है विष्णु संबंधित है। दूसरा, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। नहीं, एलोरा का शिव मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? यह पत्रिका जो है मराठी भाषा में, किसमें? मराठी भाषा में छपती थी। देखिए 1924 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई और 1927 में वहीं से मराठी भाषा में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बताना, मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाओं में। तो देखिए इसमें मुल्ला दाऊद चंदायन सही है, अमीर खुसरो की रचना आशिका, सोमनाथ की राग विबोध, ये सभी के सभी सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आश था। तो सही आश क्या था? शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम ये जवाबित कहलाते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये शालबाई की संधि के द्वारा, शालबाई की संधि जो कि 1782 में होता है, इसके द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये वर्ष 1775 से लेकर 1782, 1775 से लेकर 1782 तक होती है और इस युद्ध में किसी पक्ष की जीत नहीं होती और यह इस युद्ध का अंत शालबाई की संधि के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संस्था और संबंधित व्यक्ति में? तो आप इसमें देखें, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित व्यक्ति सुरेंद्र बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में होती है। पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रनाडे 1870 में होती है, 70। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा सन 1866 में लंदन में की गई थी। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी,
इन्होंने मिलकर के 1885 में की थी। आगे बढ़ते हैं। मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में, प्रवास के जो माइग्रेशन होता है उसके प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित हैं? तो देखिए, इसमें आपका प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, ये सभी के सभी प्रतिकर्ष, मतलब यहां से जाने के लिए ये कारक होते हैं। शांति व स्थायित्व अगर रहेगा तो कोई माइग्रेट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शहर और झील में देखिए, टोरंटो ओंटारियो झील के निकट है, शिकागो मिशिगन के किनारे है, डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे है, और डेट्रायट इरी झील के किनारे है। ह्यूरोन झील के किनारे नहीं है, इरी झील के किनारे है। तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ओपिशोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता था, दूरी मापन में। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन कह लीजिए, इस पर अवस्थित है? तो देखिए, इस पर चिता, कजान, मास्को, ये सभी के सभी इस पर स्थित हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। यह पश्चिम में दिशा में जाएंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक फैला है, और इस लाइन पर जो है मास्को, कजान, ट्यूमिन, चिता एवं खबरोस्क इत्यादि पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन है कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है। कारण, जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो कारण कथन दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है। इसे ही बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो विग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, कौन सा है? तो ये आपका है कैल्शियम सल्फेट। कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार की भूमि में सुधार करने के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? ये शॉर्ट में आप गेट कहते हैं। तो इसके स्थान पर क्या लाया गया था? इसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाती है 1995 में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखते हैं। अभिकथन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। सही बात है। कारण, प्लासी के युद्ध में विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ये पूरी तरीके से सही है। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को होता है, और कथन कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? तो असत्य कथन हमें चुनना है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया चौथे में। सही बात है। बी, यह युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के मध्य होता है। यह भी सही है। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह भी सही है। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेल्जली था।
एक सेकेंड, ये सी वाला जो है ऑप्शन, इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला नहीं लिया था, ये गलत है। विजय के बाद क्या करते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा मैसूर की गद्दी को पुराने अंडेयार वंश, जिसको टीपू के पिता ने हटा करके गद्दी ली थी हैदर अली ने, उसको फिर से उसके हाथों सौंप दी जाती है। और इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेल्जली। तो डी सही है, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए सिंध का विलय 1843 में होता है। ये सारे के सारे जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत किए गए हैं। तो देखिए सिंध का विलय होता है 1843 में, पंजाब का विलय 1849 में, नागपुर का 1853 में, अवध का विलय जो है 1848 में, 1856 में होता है, 1856 में। तो डी वाला सही नहीं है। कुशासन के आधार पर इसका विलय किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, संस्था और उसका स्थापना वर्ष, हमें इसे सुमेलित करना है। देखिए आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में, तो 1 से मिला दीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेद समाज की स्थापना 1864 में होती है, 2 से मिलाइए, केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 ईस्वी में, 3 से मिला दीजिए, किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। देव समाज की स्थापना होती है 1887 के द्वारा, 4 से मिला दीजिए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है। कौन नहीं है, तो देखिए नैनन, टिक्कन, एररन ये है, परंतु कम्बन जो है, कम्बन इसके लिए विख्यात नहीं है। ठीक है, नन्नन, टिक्कन तथा एरन तेलुगु साहित्य में कवित्र के रूप में विख्यात है। 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नन ने प्रारंभ किया, जिसे क्रमशः टिक्कन तथा एरयन द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरा किया गया। तो इसमें कम्बन नहीं आते हैं, ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना पहले घटित होती है। इन चारों घटनाओं में पहले कौन सी होती है। देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है, 1 अगस्त 1920 को। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये 1919 में होता है, 1919। रोलेट एक्ट का पास होना, रोलेट एक्ट का पास, देखिए अधिवेशन जो होता है ये दिसंबर में होता है, ठीक है, दिसंबर में होता है। रोलेट एक्ट कब पास होता है, ये जो है आपका मार्च 1919 में होता है, मार्च 1919 में होता है। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है, ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो इसमें सबसे पहले घटना कौन सी होगी, रोलेट एक्ट का विधेयक पास होना, जो कि मार्च 1919 में होती है। गांधी इरविन समझौता कब होती है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होती है, 5 मार्च 1931 को होती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता या इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। 2 कथन दिए गए हैं। देखिए ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, सही बात है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है, दोनों ही कथन यहां पर सही है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। मतदाता सूची का निर्माण तथा उनका रखरखाव किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन करना, यह भी किया जाता है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, देखिए इसके अतिरिक्त आचार संहिता का निर्माण यह भी करता है। पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का कार्य जो है कौन करता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष बाद निर्वाचन की प्रक्रिया की अधिसूचना संसद के मामलों में राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य विधानसभा के मामले में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या किससे कम नहीं हो सकती है, उनकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती राज्य विधान परिषद में, ठीक है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास कैसी योग्यता होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं,
कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, सही बात है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह कथन गलत है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला, जो सालामोनेला एंटेरिका सारा टाइप बैक्टीरिया द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, नीचे अगले प्रश्न में अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो देखते हैं। अभिकथन है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, कारण ऊन जो होता है उष्मारोधी होते हैं, तो इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। तो कथन और कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका जाइलम ये क्या करता है? जल का परिवहन करता है, 2 से मिलाइए। मूल रोम क्या करते हैं? ये जल का अवशोषण करते हैं, 1 से मिलाइए। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, 4 से मिलाइए। रंध्र वाष्पोत्सर्जन करते हैं, 3 से मिलाइए। 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaC2O4 या CaCOO2 होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग में? तो देखिए, विटामिन B6 से क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B12 से रुधिर क्षीणता, विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी, विटामिन ए से स्कर्वी रोग नहीं, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से। तो डी वाला। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन जो है ये अलैंगिक जनन का, किसका है? अलैंगिक जनन का उदाहरण है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? उत्तल लेंस या इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यह क्या करता है? ये इस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है। ठीक है, ये अभिसारित मतलब अंदर की ओर क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, मोड़ देता है। अभिसारित अर्थात कन्वर्ज कर देता है। और इसीलिए जो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होता है इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, औद्योगिकरण में वृद्धि है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन ये भी है, बढ़ती जनसंख्या ये भी है, परंतु अत्यधिक वर्षा ये भौम जल स्तर का बढ़ेगा, इसे उससे कमी नहीं होगी। तो डी वाला सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो देखिए, इसका भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, सही बात है, पहला कथन सही है आपका। इसका प्रचालन वर्ष 1999 में हुआ था, यह गलत है। इसका प्रचालन 1995 में। तो पहला कथन गलत, पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? फसल और जीवाणु देखते हैं। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम सही है, जलीय फर्न एनाबिना एजोली, लूशन राइजोबियम मेलीलोती, तो तीनों सही हैं, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं? तो जो परिपक्वता की अवस्था होती है, परिपक्वता की अवस्था, इसे स्वप्रेरित अवस्था भी विकास की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं।
आगे देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है, इसमें अभिकथन है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। सही बात है, इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये भी सही है। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? कौन सा प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? तो मेहसाणा, नवागाम, लुनेज ये है, ठीक है। परंतु आपका मोरान जो है, मोरान असम का है। मोरान हो गया, नाहरकटिया, डिगबोई इत्यादि असम में से तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि गुजरात में कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोशांबा, लुनेज इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? आर्सेनिक के। किसके? आर्सेनिक के। जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में भौम जल स्तर नीचे होने के कारण फ्लोराइड का संकेंद्रण हुआ है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र में फ्लोराइड है, पश्चिम बंगाल, बिहार में आर्सेनिक है, याद रखिएगा। बेम्बनाद कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है? तो इसके मुहाने पर कोच्चि पत्तन अवस्थित है, केरल का कोच्चि। यह एक प्राकृतिक पत्तन है। यह पत्तन केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जो है वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई मापने का एक साधन है। यह वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से संबंधित होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मलेरिया प्रोटोजोआ जनित होता है। एथलीट फुट जो है ये कृमि जनित नहीं होता, बल्कि ये कवक जनित होता है, फंगल डिजीज होता है, ठीक है। निमोनिया जीवाणु जनित होता है, रेबीज विषाणु जनित। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में, किसमें? टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ही सीमित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, वहां पर केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। जो टुंड्रा क्षेत्र, ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? तो देखिए, निवेश, प्रक्रम, निर्गत। निवेश होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? जो स्थानांतरी कृषि होती है इसे, ठीक है। ये अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो देखिए, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, बीटी कल्चर अंगूर खेती, सभी सही सुमेलित हैं। 1 2 3 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूखने की शक्ति के नष्ट होने से है? सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से। एनोस्मिया में क्या होता है? सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे कि कोविड टाइम में बहुत लोगों की कोविड होने के बाद सूंघने की शक्ति नष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त इम्फाइशिमा ये क्या है? एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुसफुसीय रोग है। स्लीप एपनिया निद्रा संबंधी विकार है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? योजनाएं और प्रारंभ वर्ष को देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य मिशन 2007 में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन जो है ये 2004 में चालू होता, ना कि 2008 में। ये 2004 का है। तो सी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 का है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। औसत आय के संबंध में, एवरेज इनकम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकली जाती है। सही बात है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। सही है, दोनों कथन यहां पर सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस 75 क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीडीपी के संबंध में सत्य है। तो देखिए, पहला, यह तीनों क्षेत्रों में क्या होता है? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक के उत्पादनों का योगफल है। सही है। दूसरा, यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। यह भी सही है। सी, यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। यह भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो कौन सा है वो? तो देखिए, इसमें उद्यमों के स्वामित्व, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो उद्यमों का जो स्वामित्व है वो किसके पास है, इसके आधार पर कोई उद्यम सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का होता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और ये सरकार की सारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, डाकघर हो गया इत्यादि हो गया। निजी क्षेत्रों में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे टाटा आयरन एवं स्टील लिमिटेड हो गया अर्थात टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? जो रीडिंग होगी वो एक ही होगी, चाहे आप सेल्सियस पे मेजर करें या फ़ारेनहाइट पैमाने पे मेजर करें, तो वो है -40 होगा, 40 डिग्री। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता रही है? तो कौन सी रही है? तो कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में चालू होती है, इसका मतलब इसकी प्राथमिकता थी और ये 1951 से 1956 तक चलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में 3 इंडिकेटर्स होते हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय का संकेतक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, परंतु इसमें लिंगानुपात नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि ये इसमें शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। तो यह कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही बात है। कारण, वर्ष 1986 में इसी दिन अर्थात 24 दिसंबर को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो दोनों ही कथन सही है और कारण भी सही है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? एक छोटी बारिश की बूंद में लगभग 10 पे पावर 21 कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी के तहत नींद का अध्ययन किया जाता है। अगला है, जल का घनत्व अधिकतम होता है किस पर? तो जल का जो घनत्व होता है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, अधिकतम पूछ रहा है ना, तो ये जो होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है तथा घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होगा और घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और यहाँ 277 केल्विन है। यदि आप केल्विन को मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 273 में 4 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। अर्थात ए और सी दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक होते हैं? जल संक्रामक होते हैं, जल के माध्यम से फैलते हैं। तो आप देखिए, इसमें आपका टाइफाइड हो गया, हैजा है और हेपेटाइटिस ए है। ठीक है, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए, ये जो 3 बीमारियां हैं इस विकल्प में, इन चारों विकल्प में, ये आपके रोग जल संक्रामक होते हैं। जबकि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है कहां पर? तो माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें कनिष्क का राज्यारोहण कब होता है? लगभग 78 ईस्वी में। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण कब होता है? तो लगभग 327 से 325 ईस्वी में। 327 से 325 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य का अंत कब होता है? मौर्य साम्राज्य का अंत जो है लगभग 185 ईसा पूर्व में। ये सब ये जो है ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व। और आपका महाजनपद का काल कब का है? 600 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का है। 600 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का है। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या आएगा?
सबसे पहले आपका आएगा महाजनपद काल, महाजनपद काल आएगा। इसके बाद आपका सिकंदर का आक्रमण होगा 327 से 325 ईसा पूर्व। फिर मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा 185 ईसा पूर्व। और फिर राजारोहण होगा 78 ईस्वी में। तो ये 4 4 2 3 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो देखिए 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें। पहला, वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। दोनों कथन यहां पर सही हैं, इसलिए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो कौन है? कोशिका। कोशिका जो होती है अर्थात सेल, ये जो है जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1685 ईस्वी में की थी। जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। सही बात है, कारण पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? तो बाजार जो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की तरफ जो है ये रुझान पैदा करती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसमें असत्य है। गलत कथन हमें चुनना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 1971 के दौरान रहती है, ठीक है। 1961 से 71 के दौरान ये कितनी रहती है? 24.8% रहती है, ठीक। तो ये कथन सही है। दूसरा, भारत की जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान रहती है, नहीं, 2010 से 2011 के दौरान रहती है। 1991 से 2001 के बीच में रहती है, 2001 से 2011 के बीच में रहती है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। असत्य कथन चुनना था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? 2 तरह की होती है, अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी। तो कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? तो आपका जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि थी। इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है। इसे मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में होता है। नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन है, लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। सही बात है, मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कारण भी अपनी जगह सही, परंतु ये व्याख्या नहीं करता। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, इसका कारण ये नहीं है कि ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, लेटेराइट मृदा जो है ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छादित होने का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अधिकतम तापमान में जैविक पदार्थों को अपघटित करने से क्या होती है, बैक्टीरिया वगैरह वो जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो देखिए, इसमें आपका वन्य जीव विहारों का परिसीमन, जो परिसीमन होता है, इसमें इस संरक्षण तरीके में समुदायों को सीधी भागीदारी, पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जबकि अन्य में संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन में, बीज बचाओ आंदोलन, इन सब में होता है, लोगों की भागीदारी थी। वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है, क्या कहलाती है? वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में, मतलब चालू अवधि में विनिमय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्काल विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्काल विनिमय दर कहते हैं, इंस्टेंट एक्सचेंज रेट कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कवि वाण भट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो हर्ष, राजा हर्ष के बारे में पता चलता है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की थी और इसी से हर्ष के बारे में सूचना मिलती है। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य पूर्व में, ठीक है, मध्य पूर्व में अपनाई गई, जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है, मुख्यतः ईरान में, जो कि मध्य पूर्व का देश है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? किसका? तो झांसी का। झांसी का विलय जो होता है आपका 1854 में होता है, ठीक है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा का 1848 में, संबलपुर का जो है 1850 में, उदयपुर का 1852 में, नागपुर का 1853 में और झांसी का 1854 में विलय किया जाता है। सबसे लास्ट में झांसी यहाँ आती है। मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते थे? पद, वेतन, सैन्य, उत्तरदायित्व, ये सभी के सभी, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। इसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है? रामानुजाचार्य के बारे में तो देखिए, पहला, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। नहीं, 11वीं शताब्दी में तो होता, परंतु केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, सही बात है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यह भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध जो है वो चोलों से है। किससे है? चोलों से है। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरयूर थी, बाद में पुहार को राजधानी बनाया जाता है, जो कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। इस काल का समृद्धशाली बंदरगाह नगर था यह कावेरी पत्तनम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? किसको हटाने में नहीं होती है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में होती है संसद की भूमिका, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाना तब भी होती है, महान्यायवादी को हटाने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, तो राष्ट्रपति के आदेश से ही ये हटाया जा सकता है। लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाने में भी संसद की भूमिका होती है, तो यहां पर आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महान्यायवादी की जो चर्चा की गई है वो किसमें है? आर्टिकल 76 में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी ये उड़ीसा का नहीं है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का जो है ओडिसी नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती, सही बात है। कारण, मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये तो पानीपत का तृतीय युद्ध था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो कब होता है और किन के बीच में होता है? आगे बढ़ते हैं, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य एवं सक्षम थी? तो यह मानना किसका था? यह मानना मिनहाज उस सिराज का था। मिनहाज उस सिराज का था, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, और 1236 में ये गद्दी पर बैठती हैं, सिंहासन पर। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित कर दिया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता अस्वीकार की और उन्हें पराजित किया था। तो राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, इसका संस्थापक दंतीदुर्ग था। कौन था? दंतीदुर्ग था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर तथा
क्या होती है? निरंतर तथा त्वरित वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस 1921 में इसमें दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31 हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो इसे 1896 में। कब स्वीकार किया गया था? 1896 में स्वीकार किया गया था। देखिए, धन के निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1996 में होता है, 1896 में होता है, स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने मई 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? कौन सी है? तो एस तरंग है। एस तरंग प्रकाश तरंगों के समान होती है। तरंग की दिशा के समकोण पर कंपन करती है। तरंग की दिशा मान लीजिए ये है, तो समकोण ऐसे होगा, तो इस दिशा में कंपन करती है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से कंपन करते हुए तरंग आगे बढ़ती है। ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। जबकि पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगों की दिशा के समानांतर चलती है, इस प्रकार से चलती। तरंग की दिशा ये, तो ये भी इस तरह चल रही है। इनके द्वारा शैलों में संकुचन व फैलाव की क्रिया होती है। तो संकुचन व फैलाव की क्रिया पी तरंग के द्वारा, उभार एवं गर्त किसके द्वारा होगा? एस तरंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव हो गया और एस तरंग सेकेंडरी वेव हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है। देखिए, बैथोलिथ, लैपोलिथ, डाइक, ये सभी के सभी, परंतु ज्वालामुखी शंकु जो है ये अंतर्वेदी नहीं है। ये अंतर्वेदी नहीं, बहिर्वेदी ज्वालामुखी आकृति है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? तो विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी, ये सभी के सभी हैं। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, ये भी इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की यह विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। यह क्षेत्र खट्टे फलों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1957 में होती है। कब होती है? 1957 में होती है। और इसका मुख्यालय लंदन के, यूके के लंदन में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सूफी सिलसिले और उनका अर्थ क्या है? तो देखिए, पीर संत होते हैं, खानकाह जो आश्रम होता है, बाशरा जो इस्लामी कानून का पालन न करे, नहीं। देखिए, सूफी सिलसिले दो भागों में बांटे गए, बाशरा और बेशरा। बाशरा जो होता है जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, जो बाशरा जो कानूनी इस्लामी कानून का पालन करते हैं वो बाशरा होते हैं, और जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते हैं वो बेशरा होते हैं। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। शमा मतलब सूफी गायन होता है। निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे। वे योगी प्राणायाम भी करते थे और इसमें वह इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। रहनुमाई मजदयाशान सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित रही है? तो ये पारसियों के धार्मिक सुधार से संबंधित थी, ए ऑप्शन। इसकी स्थापना 1851 में नौरोजी फरदुनजी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली तथा अन्य लोगों ने मिलकर की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये 1940 से लेकर के 1945 तक 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आजाद हिंद फौज बचाव समिति के नेतृत्व करता थे? तो भूला भाई देसाई थे। कौन थे? भूला भाई देसाई थे। देखिए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों पर नवंबर 1945 में
दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इसके बचाव के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अनुरा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे इसके। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होगा, क्या होगा? राजस्व कोषीय घाटे से यदि आप ब्याज भुगतान को घटा दीजिए तो क्या बचेगा? प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त हो जाएगा। प्राथमिक घाटे को वर्ष 1993-94 में भारत सरकार ने पहली बार बजट में प्रस्तुत किया था, 1993 टू 1994 में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो ये किस महीने में होती है? जनवरी के महीने में। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, जहां पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, और पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। देखिए, उपसौर जो होता है प्रीहेलियन कहलाता है, अपसौर जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस वाला वो एपहेलियन कहलाता है। ये 4 जुलाई को होता है। 3 जनवरी को सबसे नजदीक और 4 जुलाई को सबसे दूर। तो संख्याओं से आप याद रखिएगा, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो बड़ी संख्या पे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, छोटी संख्या पे कम रहेगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है ईस्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करते हैं, सही बात है। एल्कोहल अवायवीय शोषण का एक उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, सही है। दोनों कथन यहां पर सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत शोषण दर कितनी होती है? तो ये 15 से 18 प्रति मिनट होती है। 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अधिक व्यायाम करने पर शोषण दर 25 प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? तो कहां से प्राप्त करते हैं? पत्तियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पत्तियों में उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सोडियम क्लोरेट शाकनाशक होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए होता है। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए। जिंक फॉस्फेट रोडेंट नाशी होते हैं, ये चूहे हुए होते हैं उनको मारने के लिए जिंक फॉस्फेट रोडेंट नाशी होते हैं। कपास में प्रोटीन नहीं, कपास सेलुलोज का बना होता है जो कि मुलायम रेशा होता है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है किसके द्वारा? ऑटो एनालाइजर के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? देखिए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना मतलब कोई चीज हम बाहर से मंगाने से बेहतर है कि हम अपने देश में उस चीज का प्रोडक्शन कर लें, तो ये आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति होती है। देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई व्यापार नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका तात्पर्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। यह नीति विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से घरेलू उद्योगों की रक्षा करती रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की त्रिआयामी रणनीति में निम्न से कौन सा एक घटक शामिल नहीं था? तो देखिए, इसमें जो त्रिआयामी रणनीति रही, इसमें समृद्धि उन्मुख रणनीतियां, निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता निवारण की रणनीति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ये तीनों रहते हैं, परंतु विशेष आवश्यकता कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये सभी, परंतु सामाजिक सशक्तिकरण इसके तहत नहीं आता है। ठीक है, वो इसके तहत नहीं आता है। समानता की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? ये 2008 में आया था। तो देखिए, इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परीक्षण मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन ये शामिल है, परंतु राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए और क्या शामिल है, इसमें राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र मिशन, तंत्र परिपथ मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, 7वां राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और 8वां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। ये 8 मिशन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
132 निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो देखिए, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ये सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, परंतु इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस के लियोन में है। आगे बढ़ते हैं। आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह आयातित वस्तु पर लगाया जाता है, सही बात है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, ये भी सही है। इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, ये सही नहीं है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन। देखिए, सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात संरक्षण के 2 प्रकार अपनाए जाते हैं। प्रशुल्क लगाना, जो चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको शुल्क लगाना जिससे उसका रेट बढ़ जाए, और दूसरा कोटा, यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जो आयातित वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं, और कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, ना कि प्रशुल्क में। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, आपका अभिकथन है कि मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही बात है। कारण, मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है, तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया? किस वर्ष किया गया? 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? तो एडहॉक ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, देशी बैंकर्स, तो ये तीनों हैं, ABC, ये तीनों मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, परंतु देशी बैंकर्स जो हैं ये मुद्रा बाजार के उपकरण नहीं है, तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं? कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत में जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े, ये सभी के सभी, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन इसमें सत्य हैं। किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है, सही बात है। दूसरा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं शामिल की जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी हुई पूंजी नहीं शामिल करते, ये कथन भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संगठन और मुख्यालय में? तो देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? वियना में। नाम का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। नाम का शार्क का काठमांडू में है। आसियान का, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ की, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, ना कि मनीला में। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सत्य है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता नहीं, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण जो है चक्रीय नहीं होता है, एक दिशीय होता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडमान द्वारा दिया गया था, सही बात है, सही कथन है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। विधायिका का नाम और किस देश का है, और उपरोक्त में से कौन सा से सही है, ये बताना है हमें। तो देखिए, जापान के संसद को क्या कहते हैं? विधायकों को डाइट कहते हैं, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, ये भी सही है। इजराइल में क्या कहते हैं? नेशट कहते हैं, और भारत में संसद कहते हैं, तो तीनों सही है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से वह माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? वित्तीय कटौतियों के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से तात्पर्य क्या है? कोरम से तात्पर्य सदन की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? तो देखिए, वह लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता, सही बात है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करता है, ये भी सही है। लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में वह मतदान करता है, ये भी सही है।
सभी कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। प्रत्येक राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या हो सकती है। अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या, अधिकतम राज्य विधानसभा में 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 146 को देखते हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए, यह राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है, सही बात है। समवर्ती सूची के विषयों पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं, इस पर जो अनन्य अधिकार नहीं है, केवल इसी का अधिकार नहीं है, संसद भी बना सकती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, सही बात है, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? किसमें कहा गया? तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें कहा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष में होता है? तो ये युद्ध जो होता है 18 जून 1815 ईस्वी को, 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य होता है। इसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? इनको स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर संविधान में शामिल किया गया, सही बात है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, नहीं, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, तो बी वाला सही नहीं है। ये संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक देखते हैं। तो देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, द स्पिरिट ऑफ लॉज ये लेनिन की नहीं है, ये पुस्तक लेनिन की नहीं मॉन्टेस्क्यू की है, मॉन्टेस्क्यू की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पूरे 150 क्वेश्चन को जो है कवर कर चुके हैं दो वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।